आज एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का महत्वपूर्ण वीडियो है निर्धनता, गरीबी। आज का वीडियो गरीबी पर आधारित है। आज इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि निर्धनता क्या है, सरकार की नज़र में गरीब कौन है, गरीबी का निर्धारण किन किन तरह से किया जाता है, अभी तक देश में कितनी समितियां गरीबी के निर्धारण पर बनी हैं, योजना आयोग की क्या भूमिका है। आज ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। अपने इस वीडियो में हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि निर्धनता के कारण क्या हैं और कैसे देश की निर्धनता को हम ख़त्म कर सकते हैं या निर्धनता उन्मूलन हम कैसे कर सकते हैं। उपरोक्त इन्हीं तत्वों पर आज का वीडियो आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गरीबी क्या है? सबसे पहले गरीबी क्या है, या उसको अंग्रेजी में पॉवर्टी बोलते हैं या निर्धनता बोलते हैं, क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। हमारे आसपास या हमारे देश के वो लोग जो अपनी मूलभूत या आवश्यक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं, वो गरीब कहलाते हैं। अगर किसी को रोटी नहीं मिल रही है, किसी को कपड़े नहीं मिल रहे हैं, किसी को शिक्षा नहीं मिल रही है, किसी के पास रोज़गार नहीं है, किसी के पास आय के दूसरे साधन नहीं हैं, बेरोज़गार है, बीमार होने पर दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, तो ऐसे लोगों को हम गरीब कहते हैं, निर्धन कहते हैं। अगर एक किसान अपने फसल में दवाइयों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, पैसे के अभाव के कारण उसकी फसल खराब हो जा रही है, वो अपनी खेती के लिए सिंचाई, बीज, खाद आदि की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है समय से, तो वह गरीब है। अगर कोई व्यक्ति या मजदूर अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी या भोजन नहीं करवा पा रहा है भरपेट, तो वो गरीब है। अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहा है, तो वो गरीब है। उसके पास घर नहीं है, तो वो गरीब है। ईंधन नहीं है, तो वो गरीब है। अगर उसको कहीं आने जाने के लिए उसके पास अगर साधन नहीं है, तो वो गरीब है। उपरोक्त सभी लोग ऊपर बताए गए या जो लोग अपने इन सभी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो गरीब की श्रेणी में आते हैं। भारत में गरीबी के बारे में जो सबसे पहले जो अध्ययन करने का प्रयास किया था, तो 1956 और 57 तथा 1966 और 67 के बीच में गरीबी के अनुपात को जानने के लिए सबसे पहले वी.एस. मिन्हास महोदय ने प्रयास किया था गरीबी का अध्ययन करने के लिए। उसके बाद 1962 में सबसे पहले योजना आयोग के द्वारा गरीबी का मापन किया गया और उन्होंने अपने गरीबी के मापन में उपभोग और व्यय को आधार बनाया था। यानी 1962 में सबसे पहले योजना आयोग के द्वारा गरीबी का आकलन किया गया, गरीबी को मापने का कार्य किया गया और उन्होंने आधार बनाया था, उपभोग और व्यय को बनाया था। एक मामले में योजना आयोग, जिसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था, इसका जो अध्यक्ष होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है और उसका जो उपाध्यक्ष होता है उसमें किसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। वास्तविक रूप से वही उसकी देखभाल करता है। तो अभी सबसे अंतिम में जो इस योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे वो मोटेक सिंह अहलूवालिया थे। उनके समय में उन्होंने एक आंकड़े जारी किए थे कि अगर ग्रामीण स्तर में कोई व्यक्ति
22 रुपये 42 पैसे कमा लेता है और शहरी क्षेत्रों में वो 28 रुपये 65 पैसे कमा लेता है, तो वो गरीब नहीं है। अगर वो इससे कम कमाता है तो गरीब है और इससे अधिक कमाता है तो वो अमीर है। उनके इस कार्यों का बहुत विरोध हुआ था। संसद के दोनों सदनों में बहुत हंगामा हुआ था और यहाँ तक कि लोगों ने ये कहा था कि वो 22 रुपये में अपना खर्च चला के दिखाएं, नहीं तो इस्तीफा दें। अभी तक देश में कई समितियां भी गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए बनाई जा चुकी हैं। उन समितियों ने समय समय पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे। तो उसमें सबसे पहले एक समिति बनी थी 1989 में। वो समिति डीटी लकड़ावाला ने 1989 में जो समिति लकड़ावाली बनी थी उसमें उन्होंने ये बताने का प्रयास किया था कि ग्रामीण स्तर में अगर किसी व्यक्ति को 2400 कैलोरी ऊर्जा मिलती है तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी ऊष्मा मिलती है तो वो गरीब नहीं है। अगर उससे नीचे उसको मिलती है तो गरीब है और 2400 ग्रामीण क्षेत्र में 2400 और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी अगर उसको ऊर्जा मिलती है तो वो अमीर है। उसका निर्धारण कैलोरी में जिसमें अनाज, दाल, फल फूल, सब्जियां, दूध आदि को सम्मिलित किया जाता है, उसके माध्यम से अगर किसी गांव में रहने वाले लोगों को 2400 कैलोरी उसमें मिलती है तो वो गरीब नहीं है और शहरी क्षेत्रों में 2100। शहर और गरीब में जो ये कैलोरी को अलग अलग रखा गया है तो उसमें ये कहा गया है कि गांव के लोग शहर के लोगों के अपेक्षा अधिक कार्यशील होते हैं या कार्य में व्यस्त रहते हैं, इसलिए उनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसी तरह एक समिति 2009 में बनी थी। वो समिति थी सुरेश तेंदुलकर समिति, जो उस टाइम प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। उनकी अध्यक्षता में ये बनाई गई थी 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति। इन्होंने बताया था कि गांव में रहने वाले वह सभी व्यक्ति जिनकी आमदनी प्रतिदिन 27 रुपये है तथा शहरी क्षेत्रों में अगर किसी व्यक्ति की आमदनी 33 रुपये है तो वो गरीब नहीं है। अगर उससे नीचे हैं तो गरीब हैं और उससे ऊपर हैं तो वो अमीर हैं। तीसरी अगली जो समिति बनी थी वो बनी थी सी रंगराजन समिति 2012 में। ये समिति ने जो अपने सुझाव दिए थे तो उस पर उन्होंने कहा था कि अगर गांव में रहने वाला कोई व्यक्ति प्रतिदिन अगर 32 रुपये कमाता है तो वो गरीब नहीं है और अगर शहरों में रहता है और वो 49 रुपये कमाता है तो वो गरीब नहीं है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति 32 रुपये से कम कमाता है और शहर में रहने वाला व्यक्ति 49 रुपये से कम कमाता है तो वो गरीब माने जाएंगे। अब ये सरकार का अपना एक तरीका है गरीबी को निर्धारित करने का। अब आप ही सोचो कि अगर गांव में रहने वाला कोई व्यक्ति 32 रुपये पाता है तो वो अमीर हो गया और 31 रुपये पाता है तो वो गरीब हो गया। 1 रुपये में गरीबी अमीरी कैसे बढ़ सकती है, ये सोचने का विषय है। लेकिन हम इस पर ना जाके आंकड़ों की बात करते हैं जो सरकार ने प्रस्तुत किए हैं। भारत सरकार में एक संस्था है जिसका नाम है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। ये भारत के केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन ये संस्था काम करती है और ये राज्यों के साथ मिलकर वहाँ पर कृषि, उद्योग, व्यापार, विकलांगता, शिक्षा, ऋण और कृषि उपज उत्पादक आदि के आधार पर ये हर 5 साल के बाद आंकड़े प्रस्तुत करती है, जिसके आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। गरीबी रेखा का मतलब है कि एक ऐसी लाइन है जिसके नीचे आने पर लोग गरीब हैं और ऊपर जाने पर लोग अमीर हो जाते हैं।
अमीर हो जाते हैं। तो वो उनका एक अपना मानक है, तरीका है, वो बेहतर सरकार ही जाने कि कैसे क्या है ना। और हमें तो ये समझ में नहीं आता कि शायद ये तरीका सही है कि 31 रुपये पाने वाला गरीब है और 32 रुपये पाने वाला अमीर है। इसका निर्धारण तो उस हिसाब से करना चाहिए कि अगर लोगों को अपनी सभी ज़रूरतों को अगर वो पूरा करने में सक्षम है तो वो अमीर है, अगर वो अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है तो वो गरीब है। ये हो गई उसकी बात। समय समय पर विभिन्न माध्यमों से चीज़ों के आंकड़े इकट्ठे किए जाते रहे हैं। जैसे भारत में ऐसे लोग जिनकी उम्र 15 साल से लेकर 59 साल है, इन्हीं को हम कार्यशील मानते हैं, इन्हीं के द्वारा किए गए कार्यों को हम रोजगार में सम्मिलित करते हैं। और एक साल में 365 दिन, लीप वर्ष की बात करें तो 366 दिन, इन 366 दिनों में के आधार पर हम बेरोजगारी का निर्धारण करते हैं। इन 365 दिनों में 270 दिन को हमको बेरोजगारी निर्धारित करने में के लिए 270 दिनों को हम सम्मिलित करते हैं। उसमें 270 दिनों में अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को 30 दिन का अगर कार्य मिलता है या अगर 30 दिन का वो काम करता है तो उसे हम राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण बेरोजगार मानते हैं कि वो पूरी तरह से बेरोजगार है। लेकिन दूसरे स्तर पर अगर किसी व्यक्ति को 31 दिन से लेके और 151 दिन को उसको काम मिलता है तो उसको बोलते हैं अर्ध बेरोजगार, वो आधा बेरोजगार है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को 151 दिन से अधिक का रोजगार मिलता है तो उसे हम रोजगार कहते हैं, उसे हम बेरोजगार नहीं कह सकते। तो ये एक माध्यम है। दूसरा कैलोरी का माध्यम है। तीसरा जो रुपए का माध्यम है। इन तीनों माध्यमों से गरीबी का निर्धारण NSSO के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है और उसी के द्वारा दिए आंकड़े सरकार प्रस्तुत करती है। अभी NSO पीछे चर्चा में था 2019 में, मई 2019 में इस NSSO और CSO को विलय होने के कारण ये अभी चर्चा में भी था। इसके बारे में और भी बाद में कभी चर्चा करेंगे। अभी असमानता को, गरीबी असमानता को प्रदर्शित करने के लिए या ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करने के लिए एक लॉरेंस वक्र का भी प्रयोग किया जाता है, जिसका आविष्कार इटली के एक अर्थशास्त्री थे। उनका नाम था कोरोडे गिन या कोरेडो गिनी। इटली के एक अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था कोरेडो गिनी। उन्होंने लॉरेंस वक्र बनाया था। लॉरेंस वक्र में जो 0 से लेकर 100 तक का एक पैमाना है, उसमें अगर किसी दो देशों में आय की असमानता को ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है तो उस ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित किया जाता है। उसमें अगर दो रेखाएं में ज़्यादा दूरी नहीं है तो उसका ये मतलब है कि वहाँ पर जो आय की असमानता है वो कम है। लेकिन अगर दो रेखाओं की दूरी बहुत अधिक बढ़ गई है तो इसका मतलब होता है कि आय की असमानता अधिक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम गरीबी का आकलन करते हैं। आप लोगों ने अंत्योदय योजना के बारे में सुना होगा। 25 दिसंबर 2000 को एक भारत सरकार की योजना आई थी, अंत्योदय योजना। उसके तहत प्रत्येक परिवार को 35 किलो अनाज देने की व्यवस्था की गई थी, जिसमें 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल। गेहूं 2 रुपये प्रति किलो और चावल 3 रुपये प्रति किलो देने का प्रावधान किया गया था। उस टाइम जो लोगों को या परिवारों को 4 तरह के कार्ड जारी किए गए थे। एक लाल कार्ड, सफ़ेद कार्ड, गुलाबी कार्ड और पीला कार्ड। तो उसी टाइम लोग ज़्यादा ये समझ पाए थे कि BPL सूची का है क्या है। उसके पहले इसके बारे में ग्रामीण स्तर में तो लोग बहुत कम जानते थे। लेकिन
2000 के बाद ही, ये अंत्योदय योजना के बाद ही लोग ये समझ सके कि बीपीएल सूची क्या होती है। तो बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा के नीचे, या गरीबी रेखा का निर्धारण उसी आधार पर किया जाता रहा है और उसी के आधार पर लोगों को लाल, सफ़ेद, गुलाबी और पीले कार्ड भी जारी किए गए थे। तो ये तो गरीबी निर्धारण की बात हो गई है। आइए इसमें और जानने का हम प्रयास करते हैं कि अभी वर्तमान में कितने लोग गरीब हैं भारत में। तो एक आंकड़े के अनुसार इस समय भारत में करीब 27 करोड़ लोग गरीब हैं जो अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। लमसम 22% है जो लोग अभी गरीब हैं। इन गरीबों में अगर देखा जाए तो जो सबसे अधिक जो गरीबी है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इन राज्यों में जो गरीबी है वो अधिक है। और कारण भी है कि इन राज्यों में जनसंख्या भी अधिक है। सबसे अगर अधिक गरीबों की अगर संख्या में बात की जाए तो वो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हैं। और जो वो आंकड़े दिए थे उस टाइम, जम्मू कश्मीर में गरीबों की संख्या सबसे कम थी। और अगर औसत की बात किया जाए तो उड़ीसा में सबसे अधिक लोग गरीब थे। इस टाइम अगर प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें तो प्रति व्यक्ति आय में जो सबसे गरीब राज्य है वो है बिहार, और सबसे उसके बाद दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश जो सबसे गरीब हैं। और अगर प्रति व्यक्ति आय में सबसे अधिक या अमीर कोई अगर राज्य है तो वो गोवा है, या केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। अगर हम देश की प्रति व्यक्ति आय की हम बात करते हैं तो हमारे देश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,26,349 है। और विश्व हंगर इंडेक्स सूची में जो 2019 में 117 देशों की सूची जारी हुई थी उसमें भारत 102 नंबर में है। यानी 102 नंबर में पूरे विश्व में भारत है 117 देशों में, कि यहाँ पर भूखे लोगों में 102 नंबर है। और सबसे जो कम भूखे लोग हैं उसमें नंबर 1 पे हैं बेलारूस, वहाँ पर भूखे लोगों की संख्या बहुत कम है और भारत 102 नंबर पे है। एक ही चिंता का विषय है। अब जो भारत में जो सबसे गरीब राज्य है या प्रति व्यक्ति आय है वो बिहार है। बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है एक साल की वो है 38,456 रुपये। उसके बाद दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश जिसका है 55,339 रुपये एक साल का। और जो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है वो गोवा है, उसका है 3,75,554 रुपये। और दूसरे नंबर पर दिल्ली है जिसका है 3,29,093 रुपये। ये तो स्थिति है प्रति व्यक्ति आय की। लेकिन गरीब होने के बावजूद भी बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे अधिक टैक्स देते हैं, और अमीर होने के बाद दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहर या राज्य कम टैक्स देते हैं। ये भी एक कारण हो सकता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण से निर्धनता हमारे बीच में उपलब्ध है। उसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं कि निर्धनता के क्या कारण हैं या गरीबी के क्या कारण हैं, हम क्यों गरीब हैं। तो उसको 4 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है व्यक्तिगत आधार, दूसरा है भौगोलिक आधार, तीसरा है आर्थिक आधार, चौथा है सामाजिक आधार। तो सबसे पहले हम व्यक्तिगत आधार की बात करते हैं कि लोग क्यों गरीब हैं। उसमें उनका व्यक्तिगत कोई कारण होगा जिसके कारण वो गरीब हैं या गरीब हो सकते हैं। तो पहला है व्यक्तिगत कारण में मानसिक रोग। अगर कोई व्यक्ति को कोई मानसिक रोग है जिसके कारण वो कोई काम धाम नहीं कर पाता इसलिए वो गरीब है। दूसरा है दुर्घटना। अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई है और उस दुर्घटना में वो विकलांग हो गया है, या जो कमाने वाला परिवार का व्यक्ति है वो नहीं है आज,
तो जिसके कारण वो परिवार गरीब है। तीसरा है काम चोरी। कुछ लोग ऐसे हैं जो काम ही नहीं करते, दिन भर बैठे रहते हैं, इस वो भी गरीबी का एक कारण है और व्यक्तिगत गरीबी का एक कारण है। तीसरा है अशिक्षा। लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास अच्छा स्किल नहीं है, कोई कौशल नहीं है, किसी कार्य में दक्ष नहीं है, जिसके कारण भी वो गरीब हो सकते हैं। अगला कारण है बीमारी। बीमारी भी एक बड़ा कारण है। बीमारी और निर्धनता एक दूसरे से बहुत गहरे से संबंधित है या संबंध रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत निर्धन है तो निश्चित ही है उसका जो जीवन स्तर है बहुत अच्छा नहीं होगा। हो सकता है मलिन बस्ती में रहता हो, अच्छा पानी न मिलता हो, शुद्ध खाना न मिलता हो, शुद्ध पर्यावरण न मिलता हो, जिसके कारण वो गरीब हो, और गरीब के कारण वो बीमार भी रहता हो, बीमारी हो। और दूसरा, अगर कोई आदमी बीमार है तो उसके वजह से वो गरीब भी हो सकता है, क्योंकि अगर बीमार हो गया है तो आय के जरिए बंद हो गए हैं और उसका जो भी पैसा है वो दवा में खर्च हो रहा है, जिसके कारण भी वो गरीब हो सकता है। तो ये भी एक व्यक्तिगत कारण है। अगला है अपव्यय। अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक पैसे खर्च करता है, फालतू अनाप शनाप उल जलूल पैसे खर्च करता है, अनावश्यक तरीके से पैसे खर्च करता है, तो भी गरीबी का एक कारण है। अगला है नैतिक पतन। अगर वो व्यक्ति में नैतिक पतन है, कुछ गलत उसकी सोसाइटी है, शराब पीना और ऐसे अनैतिक कार्य करना जो उसे नहीं करना चाहिए, अपराध करना जिसमें लोग फंस जाते हैं, फिर बहुत सारे पैसे उनके मुकदमे वगैरह में खर्च होते हैं, जो उनके परिवार को गरीब करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये भी एक कारण है। अन्य कारक भी हो सकते हैं, जैसे विभाजन। अगर किसी देशों का विभाजन हो जाता है तो उसके कारण भी उनके व्यवसाय नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण लोग गरीब हो जाते हैं। तो ये उपरोक्त सभी व्यक्तिगत कारक हैं जो निर्धनता के कारक हैं, ये इनके कारण लोग गरीब होते हैं। अगला है भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण भी गरीबी को बढ़ाते हैं, जिसमें कृषि संबंधी कार्य। अगर किसी किसान की फसल अच्छी हो गई है, अच्छी तो है लेकिन वो समय से घर नहीं आ पाई है, उसमें ओले गिर गए हैं या और कोई प्राकृतिक आपदा आ गई जिससे उसकी फसल खराब हो गई है, जिसके कारण वो किसान गरीब हो सकता है। असमान वितरण। अगर संसाधनों का समान वितरण नहीं हुआ है तो वो भी गरीबी का कारण है। अगर एक माँ के दो बेटे हैं तो उन दोनों बेटों में बराबर बराबर संसाधन बांटे जाने चाहिए, लेकिन कोई व्यक्ति बहुत अमीर हो जाता है, कोई दूसरा व्यक्ति बहुत गरीब हो जाता है, एक ही माँ के या एक ही परिवार के दो बेटे अलग अलग हो जाते हैं, कोई किसी का के साथ बेईमानी कर लेता है, धोखाधड़ी कर लेता है, जिसके कारण एक तो अमीर हो जाता है और दूसरा गरीब हो जाता है। ये भी गरीबी के एक कारण है, असमान वितरण के कारण। तीसरा है घाटा। अगर उसको अपने उद्योग में, व्यापार में या उसके कार्यों में किसी प्रकार का घाटा हो गया, जिसके कारण भी वो गरीब हो सकता है। अगला है प्राकृतिक संसाधनों की कमी। भौगोलिक कारक ये भी है। अगर उसके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वहाँ पे बरसात नहीं हो रही है, तापमान अच्छा नहीं है वहाँ का, या वहाँ की भौगोलिक दशाएं उस तरह की नहीं है, तो उसके कारण से भी गरीबी हो सकती है। या वहाँ पर पहाड़ है, पठार है, ऐसे क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है जो अधिक डेवलप में सहायता करे, जिसके कारण भी गरीबी हो सकती है। तो प्राकृतिक संसाधन की कमी से भी लोग गरीब हो जाते हैं। अगला कारण है प्राकृतिक आपत्तियाँ। प्राकृतिक आपत्तियों से भी लोग गरीब हो जाते हैं। अगला है कुछ कीट या कुछ कीटनाशकें, जिनके कारण से भी लोग गरीब हो जाते हैं। जिनके अधिक कीटनाशक, रसायनों आदि के अधिक प्रयोग से भी हम उसमें जो अच्छे कीट होते हैं उनका भी, वो भी नष्ट हो जाते हैं और उसमें किसानों को ज़्यादा नुकसान होता है। अगर किसी किसान के जानवर वो खरीद के लाया है, अगर वो जानवर असमय उसकी मृत्यु हो गई, तो ये सब निर्धनता को बढ़ाते हैं और एक कारण है कि लोगों को ये सब चीज़ें गरीब करती हैं। अगला है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में किसी को नुकसान हो जाना, व्यापार में, उद्योग में, कृषि में घाटा हो जाना, बेकारी, लोगों के पास रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है, जिसके कारण गरीबी बढ़ती है। और अनुत्पादक संचय। एक लोगों में खराब प्रवृत्ति पाई जाती है कि ऐसी वस्तुओं का संचय करते हैं जो अनुत्पादक, किसी प्रकार का उत्पादन नहीं करते हैं। जैसे
हमारे देश में बहुत सारे लोग सोना चांदी को अपने घर में खरीद कर रखते हैं, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि उससे कोई उत्पादन नहीं होता है, न तो उत्पादन बढ़ता है, और वो भी गरीबी का एक कारण हो सकता है। अपनी पूंजी को हमेशा ऐसे कार्यों में लगाना चाहिए जहां से अधिक लाभ होने की संभावना हो। और अगला एक कारण है सामाजिक कारक भी गरीबी में या निर्धनता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसमें पहला है दोषपूर्ण शिक्षा नीति। अगर आपकी शिक्षा जो नीति है वो दोषपूर्ण है, समाज में सभी लोगों को एक समान शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, या समाज के सभी वर्गों तक समान शिक्षा व्यवस्था नहीं पहुंचाई जाती है, तो जिसके कारण लोगों का उचित या समुचित विकास नहीं हो पाता है, और गरीबी का एक कारण है। दूसरा है विवाह। आजकल लोग विवाह में बहुत गलत तरीके से, अनावश्यक तरीके से पैसे खर्च करते हैं, खाने पीने में या दहेज में, और अगर उनके पास पैसे नहीं होते तो उन पैसों को वो लोन से या उधार से, कर्ज कैसे भी लेके वो करते हैं, और जो एक समस्या बाद में बनती है और गरीबी का भी एक कारण बन जाती है। तीसरा है गृह शिक्षा का अभाव। लोग शिक्षित न होने के कारण उनके घरों में भी जो गृह शिक्षा का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण ये गरीबी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अगला है मकानों की दुर्व्यवस्था। लोगों के पास अच्छे मकान नहीं है, अच्छे मकान न होने के कारण उनका जो जीवन स्तर भी बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, अनेक तरह की उनको बीमारियां हो जाती हैं, जिसके कारण लोग गरीब हो जाते हैं, तो ये भी एक कारण है। अन्य भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इनके अलावा भी अन्य ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं गरीबी के। सरकार समय समय पर अनेक तरह की पॉलिसियां भी लाती हैं कर से संबंधित, इसके कारण भी गरीबी बढ़ती है। तो आइए ये सब जानने का जो हमने प्रयास किया है कि गरीबी के क्या कारण हैं या किन किन कारणों से गरीबी होती है, तो उपरोक्त तो यही सभी कारण हैं, व्यक्तिगत, भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक। ये ऐसे कारण हैं जिसके जो गरीबी को बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं कि गरीबी तो है, लेकिन हम कैसे उसको दूर करें, उसको दूर करने का भी हम प्रयास करें, या किन किन तरीकों से हम गरीबी को दूर कर सकते हैं, या निर्धनता उन्मूलन कैसे कर सकते हैं। प्रश्न पूछा जाता है निर्धनता क्या है, निर्धनता उन्मूलन से आप क्या समझते हैं, या निर्धनता उन्मूलन किस तरह प्रभावशाली बन सकता है, या गरीबी को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, आदि इस तरह से इसमें प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो निर्धनता उन्मूलन के कैसे हम कर सकते हैं, या गरीबी को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं, उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले 17 अक्टूबर को हम प्रतिवर्ष निर्धनता उन्मूलन दिवस के रूप में मनाते हैं। संपूर्ण विश्व 17 अक्टूबर को विश्व निर्धनता उन्मूलन दिवस या विश्व गरीबी मिटाओ दिवस के रूप में हम मनाते हैं, और यह संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1993 में सबसे पहली बार मनाया गया था। तभी से हम लोग प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को निर्धनता उन्मूलन दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष हम मनाते हैं। तो हम आखिर क्या क्या कर सकते हैं कि हम गरीबी को दूर करें। तो सबसे पहले तो यही कहेंगे कि जो जनसंख्या है उसको कम करना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या ही गरीबी का एक बड़ा कारण है। उत्तर प्रदेश, बिहार में यही समस्या है कि वहाँ जनसंख्या इतनी अधिक है जिसके कारण गरीबी है। स्थानीय स्तर पर जिन खाद्यान्न वस्तुओं का उत्पादन होता है वो स्थानीय स्तर पर ही भरण पोषण में समाप्त हो जाता है, जिससे वहाँ की प्रति व्यक्ति आय कम है। तो जनसंख्या को नियंत्रण करना चाहिए। दूसरा, लोगों को शिक्षित करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। जब शिक्षा होगी तो निश्चित ही गरीबी खत्म होगी। अगला है लोगों के अंदर कौशल विकसित करना चाहिए, स्किल डेवलप करना चाहिए। लोगों के अंदर एक तकनीकी विकसित करना चाहिए कि वो उनको विभिन्न प्रकार के कार्यों में दक्ष करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देना चाहिए, ताकि वो अपने कार्यों को अच्छे से कर सकें और उत्पादन को बढ़ा के गरीबी को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।
अगला है कृषि की जो निर्भरता है उसको कम करना चाहिए। भारत के गांवों के अधिकांश समस्या यही है कि वो कृषि पर निर्भर हैं और कृषि पर निर्भर होने के कारण उनमें गरीबी भी है, क्योंकि कृषि में कभी अगर प्राकृतिक प्रकोप आ गया, उनकी फसलों को नुकसान हो गया, तो उनके पास कोई दूसरे ऑप्शन नहीं होते हैं उनकी अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए। इसलिए कृषि पर निर्भरता कम करने के लिए और अन्य दूसरे विकल्प को, उद्योगों को, कुटीर उद्योग या लघु उद्योग को स्थापित करना चाहिए और ऐसे उद्योग को डेवलप करना चाहिए जिनका कच्चा माल स्थानीय स्तर पर मिल जाए, या स्थानीय स्तर के उद्योगों को अधिक विकसित करना चाहिए। इसके लिए वहाँ के लोगों के में एक स्किल डेवलप भी करना चाहिए। अगर उनमें स्किल डेवलप हो जाएगा, एक कौशल तकनीक का विकास हो जाएगा, तो निश्चित ही उनका जो व्यापार है बढ़ जाएगा और कृषि की जो निर्भरता है वो भी कम हो जाएगी और गरीबी कम होगी और इससे पलायन भी कम होगा। जब स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलेंगे तो वो जो दूसरे शहरों के लिए भागते हैं वो भी नहीं जाएंगे। स्थानीय स्तर पर एक रोजगार का सृजन होगा और गरीबी उन्मूलन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ऐसे बहुत सारे और भी कारण हैं। लोगों को बीमा सुरक्षा भी प्रदान करना चाहिए। बीमा सुरक्षा में अगर परिवार के सदस्यों का, जो परिवार का मुखिया है, कमाने वाला है, उसका एक बीमा पॉलिसी भी लेना चाहिए ताकि अगर कोई जोखिम होता है तो वो परिवार गरीबी में जाने से बच सके। अगर किसान अपनी फसल का या अपने जानवरों का, अगर उसके जानवर या कोई फसल है तो उसका भी वो बीमा करवाना चाहिए उसको, ताकि जोखिम को वो खरीद सके और उनके कृषि पर या उनके पशुओं पर किसी प्रकार का जोखिम ना हो। अगर कोई दुर्घटना घटती है तो उसकी भरपाई उसको हो सके। तीसरा है रोजगार के और अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाएं। रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करा के भी हम गरीबी को समाप्त कर सकते हैं। अगला है मद्य निषेध। बहुत सारे अच्छे अच्छे परिवारों को आज हमने शराब के चक्कर में बर्बाद होते हुए देखा है। बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए हैं। तो मद्य का निषेध करना चाहिए और इससे लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलानी चाहिए कि इसके पीने से या सेवन से हमारा शरीर भी नुकसान में पहुंच जाता है और हमारा पैसा तो बर्बाद ही होता है। पैसे भी बर्बाद होते हैं और इसके द्वारा जब कोई बीमारी होती है तो हमारे और पैसे बर्बाद होते हैं। इसलिए इसको थोड़ा से सुधार की ज़रूरत है इस पर। और अगला है आवास की समुचित व्यवस्था करना। सभी लोगों को अच्छे आवास मिलने चाहिए, उनके आसपास अच्छे आवास होने चाहिए जो उनको एक स्वास्थ्यपरक जीवन जीने के लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध कराएं। और अगला है जो हमारे आसपास संसाधन हैं उन संसाधनों का वितरण समान पूर्वक होना चाहिए। अगर हमारी प्रकृति में कोई संसाधन है तो उन संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल भी करना चाहिए और सभी को समान अधिकार के तहत उसका प्रयोग करने की अनुमति देना चाहिए। किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। और कहीं पर अगर लोग फालतू बैठे हैं या अनावश्यक कार्यों में लगे हैं तो उनको भी समझाना चाहिए कि अनावश्यक कार्य न करें, ऐसे कार्य करें जहां उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया जा सके। अंत में यही कह सकते हैं कि गरीबी के जो कारण हैं उन कारण को समझना चाहिए और उन कारणों को दूर करने के लिए स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे उद्योग, लघु उद्योग स्थापित करने चाहिए, कुटीर उद्योग स्थापित करने चाहिए, रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, लोगों में स्किल डेवलप करना चाहिए, उनका कौशल विकास करना चाहिए और उनको अधिक शिक्षित करना चाहिए। बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए भी लोगों को जागरूक करना चाहिए। परिवार नियोजन के बहुत सारे कार्यक्रम, जो बहुत सारे तरीके हैं उनको अपनाना चाहिए। अपव्यय को कम करना चाहिए, जो अनावश्यक खर्च हैं उनको कम करना चाहिए। अपनी पूंजी को उत्पादन में लगाना चाहिए और खास करके कृषि में सुधार करने की ज़रूरत है। वहाँ पर अच्छे खाद, बीज, यंत्र का
प्रयोग करना चाहिए और कृषि की निर्भरता को कम करने के लिए स्थानीय स्तर पर उद्योगों को अधिक डेवलप किया जाए तो हम निश्चित ही गरीबी को मिटा सकते हैं। इस पाठ से जो प्रश्न बनेंगे वो ये बनेंगे कि निर्धनता से आप क्या समझते हैं, निर्धनता उन्मूलन के कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं, या निर्धनता उन्मूलन से आप क्या समझते हैं, कैसे निर्धनता से हम बच सकते हैं। तो सबसे पहले निर्धनता क्या है आप वो लिखेंगे, तो उसमें आप यही लिखेंगे कि जो लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हों, जिनको भोजन, शिक्षा, आवास, वस्त्र, आने जाने के साधन या उनको कृषि से संबंधित जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी उपलब्धता उनको नहीं हो पाती है, तो ऐसे लोग गरीब हैं। फिर उसका जो कैसे, उसके कारण क्या है, उसके कारण जो हमने बताए कि व्यक्तिगत कारक भी हो सकते हैं, सामाजिक कारक भी हो सकते हैं, आर्थिक कारक भी हो सकते हैं, भौगोलिक कारक भी हो सकते हैं और अन्य कारक भी हो सकते हैं, उसको भी आप लिख सकते हैं। और कैसे उससे बच सकते हैं, स्थानीय स्तर पर जितने अधिक हम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, जितने उद्योग धंधे स्थापित करेंगे, कृषि की निर्भरता को कम करेंगे, लोगों में कौशल विकास डेवलप करेंगे, तो निश्चित ही निर्धनता कम हो जाएगी। बस आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।